तो अब हम समझते हैं कि अग्रीमेंट किसको बोलते हैं। इससे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन में आपसे कर रही थी, पार्टी ए और पार्टी बी का, जिसमें वी ऑल वर कंफ्यूज कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखी, एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन अब इस कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में हमें सबसे पहला जो टर्म समझना है वो है अग्रीमेंट। हमें ये समझना है कि अग्रीमेंट क्या होता है। जो इंस्टीट्यूट ने हमारे फाउंडेशन लेवल के मॉड्यूल्स प्रिस्क्राइब किए हैं, वो मॉड्यूल क्या कहते हैं, इस डेफिनेशन को कैसे एनालाइज करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली चलना हमें उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आप अपने अलग से, जैसे हम लोग नोट्स प्रिपेयर करते हैं या अलग एडिशन की एंड अलग पब्लिकेशन की बुक्स भी यूज़ करते हैं, मैं उस पर डिटेल पे नहीं जाऊंगी। मैं बेसिक जो अपना इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल डेफिनेशन प्रिस्क्राइब कर रहा है, डेफिनेशन लिख रहे हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको इंटरप्रेट करके बताऊंगी। तो एक्ट क्या बोलता है? एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बट कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा, अब इसमें आने से पहले मैं एक बार ये बता दूं कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें दो एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक है अग्रीमेंट, एंड ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है? उसकी एनफोर्सेबिलिटी, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, ये सेकंड एलिमेंट हो गया। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जिसका पहला पार्ट है अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट क्या बोलता है, मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ूंगी, उसके बाद फिर हम लोग उसके एक एक पॉइंट वाइज उसको समझेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। बिकॉज लॉ को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, you should read it 3 times. Like for example, if you are reading a section, or if I don't talk about the section, rather I should say कि if you are talking about, or if you are reading a definition, particularly a definition, then at least you should read it 3 times. स्टार्टिंग में लॉ समझने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम सबको आती है, तो बेटर यही है कि 3 बार आप उसको पढ़िए। पहली बार पढ़ेंगे तो आप एक लेमैन समझ पाएंगे हल्का फुल्का ही कि ये क्या बोल रहा है। हो सकता है फर्स्ट टाइम पे सिर्फ रीडिंग ही हो पाए, समझना 1% भी ना निकले, उसकी वो क्या वैल्यू निकल रही है डेफिनेशन से वो आपको ना समझ आए। सेकेंड रीडिंग में 3 to 4%, 5% समझ में आने लगता है। थर्ड रीडिंग में और अच्छे से समझ में आने लगता है। एंड if you start developing, if you start this habit of reading, लॉ में अगर इनिशिएट करने के लिए, लॉ को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है, जैसे मैंने बताया कि रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। एंड इफ़ यू स्टार्ट दिस हैबिट, इफ़ यू डेवलप दिस हैबिट, तो उससे फिर लेटर पीरियड में, लेटर जितने भी स्टेजेस आएंगी सीए की, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की, उसमें लॉ समझने में दिक्कत नहीं होगी। यही इसका बेसिक आइडिया होता है। सो गोइंग विद द डेफिनेशन, व्हाट डज इट से? अग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ promises forming the consideration for each other. Now, agreement says every promise and every set of promises forming the consideration for each other. अगर हम इसको हिंदी में समझें तो हम ये वर्ड इतनी बार यूज़ कर चुके हैं, अग्रीमेंट। Agreement, like if we talk about, then we'll be relating it to somewhat like समझौता, कि कोई समझौता हुआ होगा,
या कोई बात हुई होगी किसी चीज़, किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ हमारा जैसे अग्रीमेंट होता है कि दोनों पार्टीज अग्री कर जाती हैं किसी भी कॉन्सेंसस पे या किसी भी टॉपिक से के डिस्कशन से रिलेटेड, जब दो पार्टीज आमने सामने बात कर रही हैं एंड दे आर कंप्लीटली अग्रीइंग टू इट, तो वो अग्रीमेंट बन गया, जैसे हम लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। लेकिन अब यहाँ लॉ में तो इसकी डेफिनेशन कुछ और ही बोल रही है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। व्हाट डज इट मीन? प्रॉमिस का मतलब क्या है? क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ना हमारी, ये डेफिनेशन जो है ये सेक्शन 2E ने प्रिस्क्राइब करी है। 2 सबसेक्शन E ऐसे बोलेंगे हम इसको। अगर हमें जैसे सेक्शंस भी स्पेल करने हैं लॉ में तो हम कैसे स्पेल करेंगे? जैसे सेक्शन 2 तो हमें बेसिक सेक्शन पता चली गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। जैसे अभी हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखी, अब अग्रीमेंट की देख रहे हैं, तो अग्रीमेंट में सेक्शन 2 ये वर्ड तो कॉमन यूज हो ही रहा है, लेकिन अलग अलग सब सेक्शंस एड ऑन हो रहे हैं या फिर रिप्लेस हो रहे हैं। तो हम इसे बोलेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन ई ऑफ दी, अब बार बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं, ऑफ दी एक्ट। ठीक है, एक्ट से ये क्लियर है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसको प्रिस्क्राइब कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है। लेकिन अब इसमें एक और जैसे बाइफर्केशन है, एक और कैटेगराइजेशन है, प्रॉमिस की डेफिनेशन। अब हम आते हैं प्रॉमिस की डेफिनेशन पर। प्रॉमिस की डेफिनेशन जो है वो प्रिस्क्राइब करी है सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ने। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं? When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal, when accepted, becomes a promise. Now, the definition is like broken into several parts. पहले हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से स्टार्ट किया, उसको हमने अग्रीमेंट एंड एनफोर्सिबिलिटी में ब्रेक कर दिया। अग्रीमेंट की डेफिनेशन पे आया तो अब उसको हमने ब्रेक किया है प्रॉमिस में। सबसे पहला जो टर्म हमें क्योंकि इसमें आया है वो प्रॉमिस का आया है, तो अब हमें प्रॉमिस की डेफिनेशन देखने की ज़रूरत है। अब इस डेफिनेशन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पे हमें स्टडी करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे टू स्टार्ट विद, व्हेन द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, एक प्रपोजल की बात करिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मैरिज प्रपोजल का ही हम एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, देर आर 2 persons, ठीक है, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर एंड वन ऑफ देम, दैट इज द बॉय, ही गिव्स अ प्रपोजल और ही कीप्स अ प्रपोजल, हिज प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ द गर्ल। ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये एग्जाम्पल इससे रिलेट करता है। द बॉय कीप्स हिज मैरिज प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ द गर्ल एंड द गर्ल, जिसके सामने वो प्रपोजल रखा गया था, ठीक है, जिसके सामने वो ऑफर रखा गया था, एक तरह से ये बोले, वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे ही वो उसने एक्सेप्ट किया तो ये जो सीन क्रिएट हुआ, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉमिस। दिस इज कॉल्ड एज प्रॉमिस। फॉर एग्जाम्पल अब हम इसको बिजनेस टर्म्स में देखें, क्योंकि हम पहले यहाँ पे एग्जाम्पल कोट करेंगे और उसके बाद डेफिनेशन के की पॉइंट्स को हम जॉट डाउन कर लेंगे। जैसे एक पर्सन X, पर्सन Y, ठीक है, इन्होंने, पर्सन Y ने एक ऑफर दिया पर्सन X को। ऑफर क्या दिया? ऑफर दिया गुड्स
परचेज कर लो मेरे से, ठीक है। मतलब पर्सन वाई ने पर्सन एक्स से बोला कि आप मेरे गुड्स इतने में परचेज कर लो, क्योंकि बाहर से अगर आप परचेज करोगे तो वो आपको महंगे पड़ेंगे। गुड्स सेल का एक ऑफर दिया एक अच्छे अमाउंट पे एट अ रीजनेबल प्राइस, एट अ रीजनेबल प्राइस आई वुड से। जैसे बाहर अगर 25,000 में वो गुड मिल रहा है, वो कमोडिटी मिल रही है, लेकिन पर्सन वाई कह रहा है कि 20,000 में आप मेरे से परचेज कर लो। अब पर्सन एक्स के पास दो ऑप्शन है, या तो वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर वो रिजेक्ट करता है तो वहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है, फिर वो प्रॉमिस की डेफिनेशन में नहीं स्टैंड करेगा। लेकिन पर्सन एक्स ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया एंड पेड द अमाउंट टू पर्सन वाई। ऑफर एक्सेप्ट करके अमाउंट उसको पे कर दिया। अब अमाउंट पे करने के बाद क्या ये पूरा सिनेरियो, ये जो भी मैंने एग्जाम्पल कोट किया, ये प्रॉमिस में आएगा? यस, this can be termed as promise, ठीक है। this can be termed as promise। तो promise की definition से हम कुछ ऐसे words, कुछ ऐसे points को highlight कर सकते हैं, जैसे कि क्या, when the person to whom proposal is made signifies his assent। assent मतलब अगर वो अपनी acceptance दे रहा है, अपनी हामी भर दे रहा है, अपनी consent दे रहा है on that proposal, उस प्रपोजल के रिस्पेक्ट में, उस ऑफर के रिस्पेक्ट में, विच इज मेड टू हिम, विच इज मेड टू हिम, जो उससे किया गया है। एक एक वर्ड को पकड़िए। जो पर्सन प्रपोजल दे रहा है, पर्सन वाई हो गया जैसे इस रिस्पेक्ट में, ठीक है। सिग्निफाइज हिज असेंट ऑन दैट प्रपोजल विच इज मेड टू हिम। पर्सन वाई पर्सन एक्स को ऑफर दे रहा है और वो पर्सन यानी कि पर्सन एक्स उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले रहा है जो उससे किया गया था। प्रपोजल बिकम्स एक्सेप्टेड, क्योंकि वो अपना एक तरह से हामी भर दे रहा है उस चीज़ के लिए, हाँ कर दे रहा है, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा प्रपोजल। एंड जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा तो एक्सेप्टेड प्रपोजल को हम क्या बोलेंगे? प्रॉमिस। और यही है प्रॉमिस की डेफिनेशन। तो अग्रीमेंट में एक चीज़ तो हम समझ गए, ऑफर या प्रपोजल, ठीक है, या फिर कह सकते हो प्रॉमिस। क्या हम प्रॉमिस बोल सकते हैं? अब इस पे भी एक ये चीज़ है, मतलब जैसे लॉ की लैंग्वेज में क्या लिखा है, दस वी से दैट एन अग्रीमेंट इज द रिजल्ट ऑफ प्रपोजल मेड बाय वन पार्टी टू द अदर पार्टी एंड दैट अदर पार्टी गिव्स हिज एक्सेप्टेंस देयर टू ऑफ कोर्स फॉर म्यूचुअल कंसिडरेशन। यानी कि अग्रीमेंट किसका रिजल्ट है? प्रपोजल एक पार्टी देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर देती है, ठीक है। और इसमें म्यूचुअल कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे दूसरी पार्टी अपनी एक्सेप्टेंस दे रही है तो ये एक तरह से म्यूचुअल अग्रीमेंट कह लो कि हो गया, म्यूचुअली डिसाइड अपॉन हो गया। म्यूचुअली मतलब आपसी सहमति से, म्यूचुअली मतलब आपसी सहमति से। तो अग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, वो आ जाते हैं अग्रीमेंट में। तो
अग्रीमेंट में हम वर्ड प्रॉमिस यूज कर सकते हैं, लेकिन तब यूज कर रहे हैं हम उसको जब उसमें एक्सेप्टेंस वर्ड भी जुड़ जा रहा है। तो एक तरह से अगर हम अग्रीमेंट की बात करें कि अग्रीमेंट में अगर हम दो चीज़ें लेके चलें तो वो क्या लेके चल सकते हैं। अग्रीमेंट मतलब जैसे डेफिनेशन पढ़ी थी कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। जब ये चीज़ प्रॉमिस की डेफिनेशन से निकल के आ रही है, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यानी कि अग्रीमेंट की डेफिनेशन को दो चीज़ों ने कंप्लीट किया है। पहले तो ऑफर में, ऑफर या प्रपोजल हुआ जैसे, ठीक है, मैंने प्रपोजल दिया कि आप मेरे गुड्स खरीद लीजिए, दूसरी पार्टी ने उसका एक्सेप्टेंस दे दिया, तो इसको बोलते हैं अग्रीमेंट। समझ आया? इसको बोलते हैं अग्रीमेंट। ये एक तरह का थंब रूल कह सकते हो आप, या जैसे हम लोग किसी फॉर्मूले को हाईलाइट करके लिखते हैं ना मैथ्स के, तो ये लॉ में जैसे कोई भी डेफिनेशन समझनी हो तो उसके इंट्रिकेसीज में देखना पड़ता है, एक एक वर्ड को समझना पड़ता है कि वो वर्ड क्या रिलेट कर रहा है, किस चीज़ से रिलेट कर रहा है। और जब वो वर्ड का रिलेशन हमें समझ आ जाएगा तो हमें वो डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। तो यही चीज़ अग्रीमेंट बोलना चाह रहे हैं। क्या? ऑफर प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। तो ऑफर प्रपोजल हम समझ ही गए कि जैसे प्रपोजल दिया किसी को, किसी पार्टी को, और जब वो एक्सेप्ट हो गया तो वो प्रॉमिस बन गया। तो एक तरह से ये डेफिनेशन में फिट बैठ रहा है वर्ड कौन सा? प्रॉमिस। अग्रीमेंट की डेफिनेशन में प्रॉमिस वर्ड फिट बैठ रहा है। तो हम अग्रीमेंट का मतलब तो समझ गए। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। जितने भी प्रॉमिस हो रहे हैं उसमें दोनों में म्यूचुअल कंसिडरेशन होना चाहिए। म्यूचुअल कंसिडरेशन मतलब आपसी सहमति से। जैसे एक पार्टी अगर कोई ऑफर दे रही है तो दूसरे उसके बदले में जैसे उसको पैसे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, उसके कंसिडरेशन में, कंसिडरेशन मतलब उसके बदले में। एक पार्टी ने गुड्स दिए तो दूसरे ने कैश दिए। एक पार्टी ने प्रपोजल दिया मैरिज का, दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट किया उसको अपने जेस्चर से, दैट इज कंसिडरेशन। वो भी एक अग्रीमेंट है, मैरिज का अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट की डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई। फिर भी अगर आपको इस पर्टिकुलर डेफिनेशन से रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो वह आप कमेंट सेक्शन पे डाल के मेरे को भेज सकते हैं, क्वेरीज भेज सकते हैं। मैं अपनी मेल आईडी भी डिस्क्लोज कर दूंगी जिससे कि आप मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन का, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में भी एक एलिमेंट हमने बड़े ध्यान से पढ़ा, दैट इज अग्रीमेंट। दूसरा एलिमेंट पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, बट हमको अपना ये एलिमेंट भी कंप्लीट करना है एक बार, दैट इज एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। ये क्या बोलती हैं? ये बोलते हैं एन अग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है। अब अग्रीमेंट तो ये हो गया कि पर्सन वाई ने कहा कि गुड्स हमारे खरीद लीजिए आप इतने प्राइस में। पर्सन एक्स मान गया, उसने खरीद लिए, कैश पेमेंट कर दिया या चेक से पेमेंट कर दिया, वट एवर द केस में भी। लेकिन वो अग्रीमेंट तो बन गया। या इससे पहले मैंने जैसे आपको ये एग्जाम्पल कोट किया था पार्टी ए पार्टी बी वाला, ये भी एक अग्रीमेंट है। दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, अभी ये एक अग्रीमेंट है। तो ये तो हमारे को क्लियर हो गया कि ये अग्रीमेंट है। एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ क्या कहता है कि लीगल ऑब्लिगेशन का होना जरूरी है। ठीक है,
इसमें ये टर्म लीगल ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, लीगल ऑब्लिगेशन का होना ज़रूरी है। तो लीगल ऑब्लिगेशन से हमारा क्या मतलब, ऑब्लिगेशन से मतलब क्या है, ऑब्लिगेशन मतलब जैसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, जैसे कोई हमारा कर्तव्य हो गया, अगर हम उसको हिंदी में बोलें, लीगल ऑब्लिगेशन। ए ने बी को कार बेचने का सोचा ₹2 लाख में। तो अब ए की ड्यूटी क्या है कि वो बी को कार डिलीवर करेगा। बी की क्या है कि बी कार रिसीव करेगा, कब, 2 लाख रुपए पे करने के बाद। ठीक है, तो इसमें ये आपको देखना पड़ेगा कि ये अग्रीमेंट तो हुआ क्योंकि दोनों तरफ से कंसिडरेशन है, म्यूचुअल कंसिडरेशन है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्या इसमें एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होगी, कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा इसमें। तो ये हम कैसे देखेंगे, ये कैसे जज करेंगे, जैसे ही मान लो, अब मैं इस एग्जाम्पल को अच्छे से कोट करती हूँ। जैसे ये ए है और ये बी है। ए ने सोचा कि हम बी को सेल करेंगे कार फॉर ₹2 लाख। ठीक है, और ये इसका ये एक क्या है, ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन क्या है, ड्यूटी क्या है कि हमें कार बेचनी है बी को 2 लाख रुपए में। बी मान गया, चलो अग्रीमेंट हो गया ये, क्योंकि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस दोनों चीज़ें कवर हो रही हैं। अग्रीमेंट ये इसलिए है क्योंकि इसमें ऑफर भी है और एक्सेप्टेंस भी है। अब सारे पेपर वर्क भी होंगे, डॉक्यूमेंटेशन होंगे कार बेचने में, राइट्स ट्रांसफ़र तो होंगी एक ही, लेकिन उसको हमें डॉक्यूमेंट भी तो कराना पड़ेगा ना कि अब ओनरशिप, लीगल ओनरशिप जो है कार की वो बी के पास जा रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो राइट्स ट्रांसफ़र होंगे लीगली, तो उसमें वो लीगल ऑब्लिगेशन वर्ड अराइज हो जाएगा। ए ने कार बेची बी को, अब ए का ऑब्लिगेशन है कि बेच दो, कार डिलीवर कर दो। ऑब्लिगेशन क्या है, कार डिलीवरी। अब बी का ऑब्लिगेशन क्या है, पेमेंट ऑफ ₹2 लाख एंड रिसीव द कार। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट है, यस, अग्रीमेंट भी हो रहा है एंड एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी है। एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ इसलिए है क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन कवर हो रहा है। लीगल ऑब्लिगेशन के लिए हम लोग को बोला गया है, लीगल ऑब्लिगेशन के लिए अगर बात की जाए तो लीगल ऑब्लिगेशन में एक वर्ड यूज होता है कि इट शुड बी कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर। शुड बी कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर, क्योंकि कुछ ऑब्लिगेशंस ऐसे होते हैं जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं फॉल करते हैं। अग्रीमेंट हो जाता है बट इन्फोर्सिबिलिटी उसमें फॉलो नहीं होती है। अब ये तो एग्जाम्पल 1 था, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये समझ आ गया, ये कॉन्ट्रैक्चुअल हो रहा है, इसमें लीगल ऑब्लिगेशन भी अराइज हो रहा है। कैसे हो रहा है, दोनों एंड से ऑब्लिगेशन अराइज हो रहे हैं ना, ये कार डिलीवर करेंगे और ये इनको पेमेंट करेंगे और कार रिसीव करेंगे, क्योंकि अग्रीमेंट तो ये पहले ही बन गया था। अग्रीमेंट इसलिए बन गया था क्योंकि ए ने ऑफर किया था बी को कि कार लेंगे आप, बी ने हाँ कर दी थी, बी ने एक्सेप्टेंस दे दी थी, तो वो अग्रीमेंट बन चुका था पहले ही। पहला स्टेप यही था। दूसरा स्टेप था ये ऑब्लिगेशन चेक करना, वो भी फुलफिल हो गया, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, एग्जाम्पल 2 में मैं क्या कहने जा रही हूँ, एग्जाम्पल 2 में जैसे हस्बैंड ने एक ऑर्डर दिया वाइफ को टू मेंटेन चिल्ड्रन एट होम। ठीक है,
तो अब भले ये अग्रीमेंट हो जाए एक तरह से कि हस्बैंड ने ऑर्डर नहीं तो ने एक ऑफर ही दे दिया, चलो ऑर्डर का वर्ड ना यूज़ करके इसको हम रिप्लेस करें ऑफर से, तो हस्बैंड ने अगर ऑफर ही दिया वाइफ को कि आप बच्चों को मेंटेन करेंगी, बच्चों का ध्यान रखेंगी, अपब्रिंगिंग करेंगी, वाइफ मान गई, दैट इज़ अग्रीमेंट, ठीक है, मान लिया अग्रीमेंट है, बट क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? नो लीगल ऑब्लिगेशन। क्या लीगल ऑब्लिगेशन है इसमें? कोई कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है। कैसे देखा? हमने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक होता है अग्रीमेंट और एक होता है लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। अग्रीमेंट है, मान लिया, अग्रीमेंट है मान लिया, लेकिन लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है इसमें। लीगल ऑब्लिगेशन क्यों नहीं है? क्योंकि ये आप देखो ना, ये एक तरह का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है हस्बैंड वाइफ में कि बच्चों की अपब्रिंगिंग का, उनकी मेंटेनेंस का ध्यान रखा जाएगा। इसमें कोई अग्रीमेंट या लीगल ऑब्लिगेशन से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं आती हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप जिसको मेजर कर नहीं सकते हो मॉनेटरी टर्म्स में भी, और उसको कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट नहीं कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट का एक जिस्ट बताऊं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, तो उसका जिस्ट मैं यहाँ बता दे रही हूँ, उसके बाद मैं फिर वीडियो एंड करूँगी। सबसे पहले पार्टी ऑफर करती है, ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने कोट किया था, ये इसलिए कोट किया था क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे अग्रीमेंट्स हो सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। ये अग्रीमेंट एक फैमिली म्यूचुअल अग्रीमेंट है जो कहीं भी स्टेटेड नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। फॉर एग्जांपल आप केस लॉज उठा लो या कोई भी ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है कोई एज सच। ये तो एक तरह की खुद म्यूचुअली अग्रीमेंट की बात होती है, म्यूचुअली डिस्कशन की बात होती है जो हस्बैंड वाइफ के होते हैं मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन को लेके। तो ये तो सोशल पैरामीटर्स में आ जाएगा। इसको आप इसमें कैसे मेजर कर सकते हो लीगल टर्म्स में? इसमें लीगल ऑब्लिगेशन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं हो सकता है आइडेंटिफाई, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हाँ, मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि मैरिज रजिस्टर भी होती है, ऑब्लिगेशन दोनों एंड से आता है। मैरिज रजिस्टर भी होती है कोर्ट में प्रॉपर लीगली, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक। तो ऑफर में क्या देखेंगे? सबसे पहले पार्टी ने ऑफर किया या प्रपोजल दिया, उसके बाद दूसरी पार्टी ने एक्सेप्टेंस दिया, तो अब ये क्या बन गया? अग्रीमेंट बन गया। अग्रीमेंट बनने के बाद हमने क्या चेक किया? एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है। और अगर ये है मतलब लीगल ऑब्लिगेशन है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल 1 में डिस्कस किया था, तो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सफाइस कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ट्रू स्टेट हो जाएगी, नहीं तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। हम किसी पर्टिकुलर डिस्कशन को, नेगोशिएशन को देख के ये नहीं कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा या ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। बाकी अगर कोई भी एग्जाम्पल्स वगैरह होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें मेनली कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से क्लैरिफाई करना था कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। बाकी जो हमारे बुक में मॉड्यूल में जो इस टॉपिक को लेके, जैसे अगर कोई डिफ्रेंसिएशन भी होगा अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का, या आगे आने वाले जो सेक्शंस होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।